बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आए नीली हवेली की आखिरी किस्त का आगाज करते हैं। गांव में जिस नहुसत का आगाज नीली हवेली से हुआ था, लोगों ने उसे जड़ से उखाड़ दिया। गांव में पहले जैसी खुशहाली फिर लौट आई। जिनके बच्चे नीली हवेली की भीड़ चढ़ गए थे, वो बहुत अफसरदा और रंजीदा थे, लेकिन उन्हें तसल्ली थी कि असल मुजरिम पकड़ा गया है और उन्हें इंसाफ भी मिल गया है। लोग बारी बारी मास्टर हमीद के घर जाते और उनके बेटे की बहादुरी की तारीफ करते। आखिर उसने काम ही इतना शानदार अंजाम दिया था। रियासत भी पूरे गांव में अपनी तारीफें सुनकर इतराता फिरता था। मगर इस सब के बावजूद एक काम होना अभी भी बाकी था। रियासत, यार परवीन अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? अंसर ने उसके करीब होते हुए कहा। नीली हवेली के एडवेंचर को 2 रोज गुजर चुके थे, मगर क्या पता कैसी है। वो दुकान पर हिसाब किताब में मसरूफ था। मोहल्लेदार होकर तुम्हें दूसरे मोहल्लेदार का पता नहीं। जमाना वैसे बड़ा ही संगदिल हो गया है। अंसर ने मुंह बनाकर कहा तो रियासत जेरे लब मुस्कुराने लगा। यार वक्त ही नहीं मिलता, दुकान से घर, घर से दुकान, बस क्या बताऊं। और फिर अब मैं गांव में इतना मशहूर हो गया हूं कि बच्चा बच्चा मुझे रोक कर मेरी बहादुरी के किस्से सुनने की फरमाइश करता है। अब तुम ही बताओ, इतनी मसरूफियत के होते में वक्त कैसे निकालूं? वो बदस्तूर जेरे लब मुस्कुरा रहा था, जैसे अंसर की बेचैनी से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। पहले तो बड़ा कहते थे, परवीन मेरी बहन जैसी है, चाचे फरमान का दुख सीने में लिए फिरते थे, और अब इतने मशहूर हो गए हो कि उनकी खबरगिरी करना भी गवारा नहीं। अंसर ने कदरे नाराज लहजे में कहा, बहन वो मेरी है, लेकिन तुम्हें परवीन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? रियासत ने ऐनक जरा नीचे करके अंसर को देखा। फिक्र नहीं हो रही यार, वैसे ही पूछ रहा हूँ। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। एक मौके पर उसने मेरी जान भी बचाई थी और अपने मोहसिन को याद रखना चाहिए। अंसर ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, अच्छा। रियासत ने मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ लंबा सांस लिया। अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारी दिली कैफियत को। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है यार, मुझे बस उसकी फिक्र हो रही थी। अंसर उससे नजरें नहीं मिला रहा था। परवीन से खुद जाकर उसका हाल क्यों नहीं पूछ लेते? मुझे यकीन है वो तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालेगी। रियासत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया और इस तरह मुंह उठाकर जाता बंदा अच्छा भी नहीं लगता। अंसर ने उसकी तजवीज रद्द कर दी। मैं तुम्हें ले चलता हूँ उसके घर। रियासत की बात सुनकर अंसर खुशी से उछल पड़ा। क्या वाकई? उसके तासुरात देख कर रियासत बेसाख्ता हंसने लगा। हाँ बिल्कुल, मगर ये सब होगा कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस शाम को तैयार होकर मेरे घर आ जाना। अंसर शाम को रियासत के घर गया तो वो उसी का मुंतजिर था। वो उसे चाचे फरमान के घर ले गया। उसके घर वाले दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। परवीन ने उनके सामने अंसर की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रखी थी, इसलिए वो उससे बहुत मुतासिर लग रहे थे। अंसर ने नजरें घुमाकर देखा, उसे परवीन कहीं नजर नहीं आई। थोड़ी देर बाद परवीन की अम्मा उठी और अंदर चली गई। ठीक 10 मिनट बाद परवीन 3 चाय के कप उठाए नमूदार हुई। उसने अपना चेहरा झुका रखा था। अंसर ने उसे सलाम किया तो उसने मरी मरी आवाज में जवाब दिया और अंदर चली गई। ये इतनी शर्मीली कब से हो गई? अंसर ने खुद कलामी की। इतनी देर में उसकी अम्मा भी उनके करीब आकर बैठ गई। चाचा, परवीन का शादी का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा? रियासत ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। बस बेटा, क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है परवीन की शादी हो चुकी थी। 2 दिन बाद बारात थी। जब ये गायब हुई तो इसके होने वाले ससुरालियों ने रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? इस बार अंसर ने हैरत से पूछा। उन्होंने हमें इसके अगवा का ताना दिया और कहा वो ऐसी लड़की को अपने खानदान का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर ये शादी हो गई तो उनकी बरादरी उन्हें सारी उम्र ताने देगी। जब से परवीन वापस आई है, इसी बात को दिल पर लिए बैठी है। चाचे फरमान ने दुखी लहजे में कहा। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करता, दरवाजे पर दस्तक हुई और वो बाहर चला गया। मेरी फूल जैसी बच्ची के नसीब भी कितने बुरे हैं।
एक ही औलाद है और उसके साथ भी दुनिया ऐसा सलूक कर रही है। चाची, अगर आप बुरा ना माने तो मैं परवीन से बात कर सकता हूँ। अंसर ने दिल मजबूत करके इजाजत मांगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तेरा अपना ही घर है। अंसर चारपाई से उठकर अंदर चला गया। परवीन एक कमरे में सहेलियों की झुरमुट में बैठी मिल गई। अंसर को देखकर सब बाहर निकल गईं। परवीन की आंखों में आंसू तैर रहे थे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने रुंधी आवाज में पूछा। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा हाल पूछता जाऊं। अंसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और अंकल हमीद की तबीयत अब कैसी है? उसने आहिस्तगी से पूछा। अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? परवीन ने कोई जवाब ना दिया। रो रो कर उसकी नाक टमाटर की तरह सुर्ख हो गई थी। अंसर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? परवीन बोली। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। अंसर गड़बड़ा कर बोला, बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगी। परवीन मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। मैडम, आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है? अंसर ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा सवाल? परवीन ने पूछा। जो चाहिए आपने मुझे आज पिलाई है, कल शाम को भी ऐसी ही चाय बनाकर पिला सकती हो। क्या तुम कल शाम को फिर आओगे? परवीन ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। ये बात सरप्राइज है, अल्लाह हाफिज। ये कहकर अंसर बाहर निकल आया। घर आकर उसने अम्मा को आवाजें देनी शुरू कर दी। वो कमरे से भागी भागी आई। क्या हुआ पुत्र, सब खैर तो है? अम्मा, मैंने आपके लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। अंसर की बात सुनकर अम्मा ने उसका माथा चूम लिया। अगले रोज शाम को अम्मा और मास्टर हमीद तैयार होकर रियासत के घर गए। वहां से उसे और उसकी बीवी को साथ लिया और चाचे फरमान के घर परवीन के रिश्ते की बात करने जा पहुंचे। उन्हें भला क्या एतराज हो सकता था? उन्होंने अपनी रजामंदी परवीन की रजामंदी से मशरूत कर दी। परवीन ने भी बखुशी हाँ कर दी और 2 हफ्तों बाद दोनों की शादी तय पा गई। जिस रोज अंसर की बारात थी उसी रोज सुबह के वक्त हुकूमत के ऐलान के मुताबिक अंसर और रियासत को एक पुरवकार तकरीब में 25-25 लाख रुपए के चेक बतौर इनाम दिए गए। शाम को अंसर और परवीन निकाह के मुकद्दस बंधन में बंध गए।